जय हिंद दोस्तों वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, इसका जवाब संसद में दिया है दोस्तों। और ओआरओपी 3 पर 1271 करोड़ का एरिया सरकार के द्वारा भुगतान किया गया है और 25 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिला है। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा दोस्तों, आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चलता हूं 1 मिनट के लिए, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप यूपीआई तो सभी लोग आज की डेट में इस्तेमाल करते ही हैं, उससे संबंधित खबर है कि यूपीआई में दोस्तों एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप लोग करते हैं ना, यूज सभी कर रहे हैं। तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, तो इन्होंने 1 अक्टूबर से क्या किया है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। देखिए, आप लोग यूपीआई से पे करते हैं ना, स्कैन करके पे कर दिया, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि आपके लिए पे रिक्वेस्ट भी आती है, या कभी कभी आप पे रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। किसी नंबर को पे रिक्वेस्ट भेजा और वो वहां से जो है उतना आपको पे कर देते हैं, या आप उनको पे कर देते हैं जो पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन इससे दोस्तों काफी फ्रॉडबाजियां भी हो रही थी। अब जिनको यूपीआई के बारे में ज्यादा पता नहीं है, गूगल पे के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो कई लोग कॉल करके कॉल करके आपको जो है पे रिक्वेस्ट भेज देते थे और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, तो ये आपके खाते में आ जाएगा, जबकि वो रहता उनके खाते में जाने के लिए था। तो ऐसे लिंक इवन की मेरे को भी आए हैं दोस्तों, और आपको भी कभी आए होंगे, तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है ना। इसलिए जो है इसको पे रिक्वेस्ट वाला सिस्टम अब 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहे हैं यूपीआई में, ठीक है। एनपीसीआई ने इसके निर्देश दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों यूपीआई से संबंधित, P2P रिक्वेस्ट से संबंधित, ठीक है। और अगली चीज दोस्तों, अभी आपको हाल ही में पता होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब उस फैसले को इन्होंने वापस ले लिया है। पहले आपको पता है दोस्तों, 3-4 दिन पहले इन्होंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का खाते में 50,000 रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है, वापस ले लिया है। 50,000 कौन रखेगा यार, है ना। कई बैंकों ने तो, जैसे स्टेट बैंक है, पीएनबी है, इन्होंने तो जीरो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोई अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई चार्ज ही खत्म कर दिया था उसमें, कि पेनल्टी ही नहीं लगी, इन्होंने तो खत्म कर दिया है। और इसके अलावा भी कुछ बैंक है, और कौन कितने बैंक चार्ज ले रहे हैं आप यहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन अब जो है आईसीआईसीआई बैंक ने भी थोड़ा कम किया है, ठीक है, इसे घटा दिया है। 50,000 की जगह इसे 15,000 रुपए कर दिया है, ठीक है, कि आपके खाते में अगर 15,000 से कम रहेंगे तो उसमें पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, और इसके अलावा सेमी अर्बन जो छोटे शहर हैं वहां पर 7,500 की कर दी है लिमिट, और ग्रामीण इलाकों में 2,500 रुपए की मिनिमम बैलेंस मेंटेनिंग कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं कुछ ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इन्होंने तो जीरो किया हुआ है। और बाकी जो दोस्तों सैलरीड और पेंशनर्स के खाते होते हैं वो तो ऑलरेडी जीरो मेंटेन रहते हैं, उनमें कोई चार्ज वैसे भी नहीं पड़ता है। अब आते हैं मेन मुद्दे में। लोकसभा में दोस्तों, संसद में सेशन चल ही रहा है, आपको सबको पता है। तो अनोमलीज इन वन रैंक वन पेंशन, जो वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां हैं, उसको लेकर के सवाल पूछा गया था कि इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार, और इसका जवाब भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर श्री तनुज पुनिया जी ने पूछा है, क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों और शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम भी उठाए हैं? यदि हैं तो इसका ब्यौरा दें। और सरकार किस तरह सुनिश्चित करती है कि समायोजन पूर्व सैनिकों द्वारा, तो ये मुद्रास्फीति के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आपकी ये DA/DR से संबंधित है आपका, ठीक है। तो इसका जवाब, पहले जो ओआरओपी से संबंधित है उसका सवाल का जवाब देख लीजिए। सरकार ने क्या कहा है कि सरकार संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से समय समय पर ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती रहती है। कि सरकार समय समय पर, अब कई भेजे जाते हैं वहां पर, जैसे क्वेश्चन भेजे जाते हैं या फिर पूर्व सैनिक लेटर भेजते रहते हैं कि भाई ये है, तो सरकार कह रही है हम अपने विभागों के माध्यम से, जो भी है उनके माध्यम से इसका स्पष्टीकरण देते रहते हैं कि ये है। इसके अलावा ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं इसमें, एक है विसंगतियां और दूसरा है शिकायतें, ठीक है। अभी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए ओआरओपी से संबंधित
सरकार ने बताया है कि एक तो स्पर्श सेवा केंद्र है। स्पर्श सेवा केंद्र आपको पता है बैंकों में 16 बैंक की शाखाओं में इतने लाख, और जो CSCs हैं इनको अपॉइंट किया गया सर्विस सेंटर के रूप में, तो वहां से जो है करवा सकते हैं। कोई भी ग्रीवेंसेज हैं आपकी, ठीक है, तो वो यहाँ के माध्यम से कर सकते हैं। पेंशन कॉल सेंटर आपको पता ही है, स्पर्श PCDA का नंबर है ना 1800-180-5325 है ना, तो उसमें भी कॉल करके वहां से जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये ग्रीवेंस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा CP ग्राम को तो हम हमेशा रेकमेंड करते रहते हैं और हमने कईयों के ग्रीवेंस इससे सेटल करवाए भी हैं। तो CP ग्राम में भी आप डाल सकते हैं कोई भी ग्रीवेंस है आपकी पेंशन से संबंधित, ठीक है। अब पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समय समय पर देश भर में विभिन्न रक्षा पेंशन समाधान आयोजन भी किया जाता है, ठीक है, आपको पता ही है आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पैदा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल किया गया था, नंबर 1 बात थी इसमें जो मैंने आपको बताया, एक था विसंगतियां ऑब्लिक शिकायतें। शिकायतों के लिए तो ठीक है कि भैया जो चीज आपको लागू है वो चीज नहीं मिल रही है तो आपने उसकी शिकायत कर दी, लेकिन जो विसंगतियां हैं, विसंगतियों के लिए केवल सरकार यह कह रही है कि हम केवल संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती है संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से समय समय पर। अब देखो जो प्राधिकरण है, जो विभाग है, उनके माध्यम से केवल स्पष्टीकरण जारी करती है। और कब करती है आपने देखा ही होगा, धरना प्रदर्शन हुए, पूर्व सैनिकों की मांग थी कि OROP में की विसंगतियों को दूर किया जाए, कई विसंगतियां सामने लेकर के आए। और इवन की यह नहीं बताया सरकार ने कि जो है पूर्व सैनिक AFT में जा रहे हैं, कोर्ट में घूम रहे हैं अपने इन विसंगतियों को लेकर के, ठीक है ना। X ग्रुप का मामला है, वो कोर्ट में घूम रहे हैं, प्री मैच्योर रिटायरी हैं, उनको OROP से बाहर किया गया है। तो ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, केवल यह जवाब दिया गया है विसंगतियों को दूर करने के लिए कि हाँ, इसके लिए जो हमारे संबंधित प्राधिकरण है वो इस चीज का स्पष्टीकरण दे रहे हैं पूर्व सैनिकों को कि भाई जो OROP है वो बिल्कुल सही है और ये है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कई प्रकार के लेटर मिलते रहते हैं, नहीं जी ये है OROP पॉलिसी ये है, लेकिन जो भेदभाव किया गया है उसकी बात कोई नहीं करता है, ठीक है। अच्छा जी, OROP से संबंधित ही यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों राज्यसभा में कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंतर्गत सभी बकाया राशि यानी कि जो एरियर्स हैं वो क्या पूर्व सैनिकों को पूरा दे दिया गया है, और पिछले 3 वर्षों के दौरान OROP योजना के बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई है पिछले 3 वर्षों में OROP में, ठीक है, कितना दे चुकी है, और पूर्व सैनिक कर्म को भुगतान हेतु लंबित बकाया राशि कितनी है, अभी कितना बैलेंस बचा हुआ। हाँ, एक चीज रह गई थी यहाँ पे DADR से संबंधित ये वाली, ठीक है, इसको थोड़ा आगे कवर करता हूँ, भूल गया था, लेकिन पहले इसी को ले लीजिए, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने बताया कि OROP 1 और 2 के अंतर्गत रक्षा बल कार्मिकों के सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका। OROP 2 की बात कर रहा हूँ, OROP 2 का ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है। अगर किसी का नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अगर कोई होगा दोस्तों गलती से छूट रहा होगा तो CP ग्राम में जरूर डाल देना, चेक कर लेना आपको मिला नहीं मिला, ठीक है। हालांकि पेंशन में संशोधन उसकी बकाया राशि देखो 25 लाख, इनका कहना है कि 25 लाख पेंशनर्स को जो पात्र पेंशन भोगी हैं, जो एलिजिबल हैं OROP के लिए, उनको OROP का लाभ दे दिया जा चुका है, ठीक है। OROP 3 के तहत किया जा चुका है 25 लाख पेंशनर्स जो पात्र हैं, एलिजिबल हैं। और एलिजिबल कौन नहीं है आपको पता ही है। सबसे पहले तो जो है इसमें प्री मैच्योर रिटायरी जो 1 जुलाई 2014 से रिटायरी हुए हैं प्री मैच्योर ओन रिक्वेस्ट पर, तो वो तो नहीं है, ये सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है, ठीक है। चलो जो भी है, पर अब जो PMR हैं वो लगातार AFT में अपने केसेस डाल रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कुछ तो रिजल्ट्स भी निकल करके आए, जजमेंट भी उनके फेवर में आया था, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं आ पाई है। हालांकि इस पर जजमेंट मिल चुका है AFT के द्वारा कुछ, ठीक है। अच्छा तो OROP 2 में जो है 2024 तक 16,925 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, और OROP 3 में के अंतर्गत 18 जुलाई 2025 तक का आंकड़ा है कि 1271 करोड़ रुपए एरियर के रूप में भुगतान किया जा चुका है, ठीक है। यह आंकड़ा है सरकार के द्वारा दिया गया है। और DADR की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था कि जो इन्फ्लेशन है उसके दबाव को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंब, मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, तो इससे संबंधित पूर्व सैनिकों को किस प्रकार से
किस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है समय समय पर जो महंगाई बढ़ती रहती है तो उसके लिए मिलता है DA/DR, ठीक है। DA मिलता है सर्विंग को और DR मिलता है डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत पेंशन भोगियों को। तो यहाँ पर सरकार ने बताया कि हाँ जी, इसको वेतन पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के समक्ष आने वाली मुद्रास्फीति संबंधी दबावों का समाधान, तो इसका समाधान, जो महंगाई बढ़ती रहती है उसका समाधान क्या है, DA/DR। और वो सरकार कह रही है कि 1 जनवरी 24 से 4% की दर से हमने इसे बढ़ा करके किया है। बिल्कुल 1 जनवरी 2024 को 4% बढ़ा था, लेकिन उसके बाद की बात नहीं करती है, इसमें मेंटेन नहीं की गई है। जब 2% बढ़ाया है, 3%, इससे ज्यादा तो ऊपर जा ही नहीं रही है। तो जो भी है ठीक है। हालांकि जो मुद्रास्फीति है, आपने महंगाई दर भी देख रहे होंगे आप, लगातार जो आंकड़े आते हैं AICPN के, वहां पर काफी कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपको DA/DR भी आपका बढ़ नहीं पा रहा है। चलो जो भी है, तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों, अच्छी लगी उसको तो लाइक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे, कोशिश करेंगे जल्द मिलने की। जय हिंद, वंदे मातरम।